हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से जो रसायन शास्त्र है आपके कक्षा 10वीं का, इसका पहला अध्याय पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो अच्छी तरह से आप लोग बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रियाएं क्या होती है, परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार के होते हैं, जितने भी प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं सबका एक तरफ से अच्छी तरह से डीपली के साथ अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं का हमारा क्या उपयोगिता है। फिर हमारा दहन के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग एलपीजी और सीएनजी के बारे में अध्ययन करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक भी प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में यहाँ से आउट ही नहीं रहने वाला है बच्चों। अच्छी तरह से आपको पढ़ाई करनी है। चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को शुरू समझने से पहले हम लोग रासायनिक परिवर्तन को समझ लेते हैं। यदि रासायनिक परिवर्तन आपको समझ में आ गया, केमिकल चेंज आपको समझ में आ गया, तो 100% आपको रासायनिक अभिक्रिया भी समझ में आ जाएगा और आसानी से सारे अभिक्रिया आपको समझते चले आएगा। चलिए, रासायनिक परिवर्तन किसको कहेंगे? तो वह परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ, कौन पदार्थ, मूल पदार्थ अपने गुण एवं पहचान को क्या कर देता हो, खो देता हो, तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। यानी कि मान लीजिए एक सफेद कागज का टुकड़ा है। एक सफेद कागज के टुकड़े को मैंने क्या कर दिया, उस पर आग लगा दिया, और आग लगा तो ये क्या हो गया बच्चों, जलेगा, और जल करके ये इस प्रकार से काला हो गया, पूरा का पूरा राख बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, सफेद कागज अपना पहचान पूरा का पूरा खो दिया। कागज कैसा था, सफेद था, और जल करके कैसा हो गया, काला राख बन गया। अच्छा, जला तो किसके साथ अभिक्रिया, यानी कि किसके साथ यहाँ पर संपर्क में आया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कागज जो था अपना पहचान और जो गुण था उसको खो करके नया पदार्थ का निर्माण किया। तो इस कागज से जो नया पदार्थ में यानी कि परिवर्तन, जो चेंज आया, उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, कागज बदल गया काला में, यानी कि काले पदार्थ के रूप में, तो इसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। और इस रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ, मुख्य रूप से जब ये कागज काला यानी कि ये बदल रहा था, अपना गुण और अपना पहचान खो रहा था, तो उस टाइम एक क्रिया हो रही थी, उसी क्रिया को बोलते हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। रासायनिक परिवर्तन के बाद बने पदार्थ को, रासायनिक परिवर्तन के बाद जो पदार्थ बनेगा उसको वापस मूल पदार्थ में नहीं ला सकते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ यदि रासायनिक परिवर्तन वहां पर हो रहा है तो हम उसको मूल पदार्थ में, यानी कि जैसा पहले था वैसे ही उसी आकार में, उसी गुण में नहीं ला सकते। जैसे आपने कागज को जला दिया, तो कागज को जो जला दिया, इस कागज को, जले हुए कागज को वापस कागज बना सकते हैं, सफेद कागज नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना सारा का सारा गुण, सारा का सारा विशेषता को खो दिया है, इन्होंने अपने, है ना, पहचान को खो दिया है। तो यहाँ पर ऐसी बात है। आगे है हमारा उदाहरण के लिए, जैसे जंग का लगना, लोहे में जो जंग लगती है कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, रासायनिक परिवर्तन। दूध का फटना या दूध का खट्टा होना, रासायनिक परिवर्तन। प्राकृतिक गैसों का दहन, किसी प्रकार के प्राकृतिक गैसों को जलाएंगे तो वहां पर कैसा परिवर्तन होगा बच्चों, रासायनिक परिवर्तन होगा। आगे बात करते हैं हम लोग मेन पॉइंट के रूप में, मूल पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी कि एक बात कह रहा है बच्चों कि मूल पदार्थ जो होते हैं उसमें क्या होता है, तो मूल पदार्थ में जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी कि हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, ये हमारा कोई एक पदार्थ है, मूल पदार्थ, और ये पदार्थ एक नए पदार्थ में बदल गया, है ना, ये नए पदार्थ में बदल गया। तो ये जो नए पदार्थ में बदल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन, इस परिवर्तन के होने के दौरान एक क्रिया हो रही है बीच में, जिसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आया समझ में? यानी कि इस दोनों पदार्थों के बीच, मूल पदार्थ से बनने यानी कि नए पदार्थ बनने के दौरान एक क्रिया हो रही है बीच में, इसी को बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा है और इस लोहे के टुकड़े को मैंने वायु में छोड़ दिया, और वायु और पानी की उपस्थिति में, जलवाष्प की उपस्थिति में इस लोहे में क्या लग गया बच्चों, जंग लग गया। तो जंग लगने से एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो लोहा था, आयरन Fe, इन्होंने एक क्रिया किया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और जलवाष्प के साथ, और क्रिया करके तब बना जंग।
क्या बना बच्चों, जंग। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई, आयरन किसके साथ जुड़ करके बनाया, ऑक्सीजन के साथ। तो इस क्रिया को ही बोलेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया। चले आगे बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले अणु, यानी जो बड़े अणु होते हैं या कोई परमाणु होता है, वो टूटता है। अणु या परमाणु क्या किसमें टूटते हैं, परमाणुओं में टूट जाते हैं। और फिर ये टूटे हुए परमाणु पुनर्संगठन से भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु का निर्माण करते हैं। यानी कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी बच्चों, तो सबसे पहले वो क्या होगा, उसके अणु टूटेगा और टूट करके दूसरे अलग छोटे छोटे परमाणु में बढ़ जाएगा। और वह फिर जो टूटा हुआ परमाणु होगा वो फिर से पुनर्संगठन करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। और उसके बाद पुनर्संगठन के बाद फिर वो नए पदार्थ का निर्माण करेगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि चूना पत्थर को तोड़ो, यानी चूना पत्थर CaCO3, इसको तोड़ना है। तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा आप लोग क्या लिख लेते हैं, CaO प्लस CO2। लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर इस यौगिक के, इस अणु के जितने भी परमाणु है, कौन कौन परमाणु है, तो कैल्शियम, और कौन परमाणु है, कार्बन, और इसमें कौन है, ऑक्सीजन है। ये तीनों का तीनों परमाणु टूटेगा बच्चों अलग अलग, यानी कि ये पूरा का पूरा अणु, यानी ये जो यौगिक है ये टूटेगा तीन परमाणुओं में, कैल्शियम में, कार्बन में, ऑक्सीजन में। और फिर इसका रीअरेंजमेंट होगा, पुनर्संगठन होगा। यानी कि यहाँ का कैल्शियम जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तब यहाँ पर रीअरेंजमेंट के बाद, पुनर्संगठन के बाद दो नए पदार्थों का निर्माण हुआ। आया समझ में। चलिए आगे बात करते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसको, तो ध्यान रखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके अलग अलग गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि बच्चों ध्यान रखना है, क्या होगा, जब कोई पदार्थ अकेला होगा या फिर किसी दूसरे पदार्थ के साथ चाहे तो जुड़ेगा, या फिर क्या होगा बच्चों, वो टूटेगा और क्या करेगा, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करेगा, तो उस क्रिया को बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए ये हमारा हाइड्रोजन गैस है और ये हमारा कौन है बच्चों, ये क्लोरीन गैस है। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग अलग क्या है, परमाणु है, दो अलग अलग तात्विक अणु है। ये जुड़ेगा और हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ के क्या बनाना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो यहाँ पर एक नए पदार्थ का निर्माण किया, कौन कौन मिल करके, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके। तो यहाँ पर दो पदार्थ जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया, तो इसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। या ऐसा भी हो सकता था CaCO3, जैसे मैंने ऊपर दिखाया था चूना पत्थर, ये टूट करके क्या हो रहा, CaO प्लस CO2, यानी कि दो भागों में टूट गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंगल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट रहा है, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे और ध्यान देंगे, सोडियम किसके साथ जुड़ रहा है, क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन के साथ जुड़ करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, दो पदार्थ जुड़ रहा है, दो पदार्थ जुड़ करके एक बड़े से पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पर आप लोग को याद रखना है अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा ये यहाँ पर दिया हुआ है रिएक्शन बच्चों, उदाहरण के रूप में इसको देखने का प्रयास करते हैं। इस अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहा है, तो ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों भाग लेता है मुख्य रूप से, और मिल करके बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको बोलते हैं मुख्य रूप से अभिकारक, और जिस नए पदार्थ का निर्माण करता है उसको बोलते हैं प्रतिफल, यानी कि प्रोडक्ट। तो हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अभिकारक, और HCl हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिफल। ध्यान दीजिए, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों अभिक्रिया कर रहा है, दोनों भाग लेकर के नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो ये दोनों भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा अभिकारक। इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, इंग्लिश में बोलेंगे रिएक्टेंट, हिंदी में बोलेंगे अभिकारक। आ गया समझ में। अच्छा, जो नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रतिफल, यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद, है ना। चले आगे बात करते हैं हमारा, तो ये हमने लिख दिया अभिकारक।
आगे है हमारा प्रतिफल, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ, जो नया पदार्थ बना है अभिक्रिया के दौरान, उस पदार्थ को क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के बनाया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में यहाँ पर HCl जो है, HCl ये क्या हो गया? हमारा प्रतिफल हो गया, यानी कि उत्पाद हो गया, यानी कि प्रोडक्ट हो गया। आ गया समझ में? चले आगे बात करते हैं। उसी प्रकार से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जो चूना पत्थर है ये टूटता है, टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया में भाग लेकर के नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। और नया पदार्थ कौन कौन बना? तो हमारा नया पदार्थ बना है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारा प्रतिफल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये वाला जो अभिक्रिया है, ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है 2014 में, ये 2014 में आपको पूछा हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो क्या क्या बनता है उत्पाद के रूप में। तो आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है 2014 में, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। HCl को क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जल्दी से नोट डाउन करते जाएंगे, आप लोग को कोई अलग नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को आप लोग क्या करेंगे? अपना कॉपी में, नोट कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे, यही आपका नोट हो जाएगा बच्चों। बहुत ही सिंपल में और बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन बैंक को देख करके किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, उसी प्रकार से आपका नोट तैयार किया गया है। जैसे यहाँ पर देखें, ये प्रश्न कितना बार पूछा हुआ है, देखिए कितना बार ये प्रश्न पूछा हुआ है आपको। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ कि कौन कौन सा प्रश्न कब कब पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। HCl का रासायनिक नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आगे बात करते हैं CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये हो गया इसका रासायनिक नाम। अगर आपको पूछे CaCO3 का रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम बच्चों मुख्य रूप से उसको देख करके पढ़ेंगे। ये कैल्शियम है तो कैल्शियम हो गया, CO3 को कार्बोनेट कहते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा इसका रासायनिक नाम हो गया। अब इसका अलग अलग नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? चूना पत्थर, संगमरमर। संगमरमर को इंग्लिश में बोलते हैं मार्बल। क्या कहते हैं इसको? मार्बल कहते हैं। संगमरमर को इंग्लिश में मार्बल कहते हैं। ये प्रश्न 2015 और 2017 में पूछा हुआ है, 2014 और 2022 में भी आया हुआ है, यानी कि अब लगभग ये प्रश्न आपको 4 से 5 बार पूछा हुआ है बच्चों। अब ध्यान रखेंगे आप लोग अच्छी तरह से। तो संगमरमर पूछे या मार्बल पूछे तो यही सूत्र होगा CaCO3। इसी CaCO3 को ही बच्चों ध्यान रखेंगे आप लोग, चाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? चाक। यानी कि मास्टर लोग, टीचर लोग जो ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं बच्चों, चाक को लेकर के, है ना, पेंसिल को लेकर के, उसी का सूत्र होता है CaCO3। इसका हिंदी में इसको बोलेंगे खड़िया। तो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक उठा करके देखेंगे तो खड़िया का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है 2014 और 2022 में। आगे है हमारा चूना पत्थर। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 को ही चूना पत्थर भी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइम स्टोन। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। आगे बात करते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसके दौरान, अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी चीज़ें घटेंगी, कौन कौन सी घटनाएं होंगी, वो सारी विशेषताएं हम लोग लिखते हैं। तो पहला है हमारा गैस की उत्पत्ति। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैसों का उत्सर्जन भी होता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देते हैं, धातु है और धातु को हमने अभिक्रिया कराया किसके साथ? अम्ल के साथ, तो बनाया धातु लवण और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ बच्चों? गैस का उत्सर्जन हुआ। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि अभिक्रिया के दौरान गैस का यानी कि उत्सर्जन हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में दिखा देता हूँ आपको, जिंक Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये अभिक्रिया करेगा तो बनेगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर हो रहा है हमारा जिंक अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो मैंने बताया आपको धातु और अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। इससे पता चलता है कि अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन यानी कि गैस की उत्पत्ति हो सकती है। अब ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है, यहाँ पर मैंने VVA लगा दिया है। ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है 2 से 3 बार, ये प्रश्न आया हुआ है कि जब
जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है, किस गैस का उत्सर्जन होता है। तो ध्यान रखेंगे, जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है, आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आप लोग जल्दी से नोट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। धातु की अभिक्रिया अम्लों के साथ होने पर हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। अगला है हमारा अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है बच्चों, जब कोई चीज, मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया और उस गिलास पानी में, यानी कि उस पानी में बहुत सारे क्या हो, बालू के कण हो। अगर आप कुछ समय के लिए उस गिलास को छोड़ देंगे शांत, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, वो बालू के जो कण है वो नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। ये नीचे में जो पेंदी के रूप में जो बैठ जाता पेंदी में नीचे ठोस के रूप में, उसी को बोलते अवक्षेप। यानी कि यहाँ पर अवक्षेप किसको बोलेंगे, ठोस पदार्थ को बोलेंगे। कोई बीकर है, उसमें कोई विलयन है और उसमें कोई पदार्थ क्या हो रहा है, नीचे पेंदी में बैठ जाता है ठोस पदार्थ के रूप में, तो उसको बोलेंगे हम लोग अवक्षेप। तो हम लोग को यहाँ पर दूसरा विशेषता जानना है कि अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे अर्जेंटम नाइट्रेट AgNO3 किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है बच्चों, सोडियम क्लोराइड के साथ। तो सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो बना रहा है सोडियम नाइट्रेट और अर्जेंटम क्लोराइड। अर्जेंटम क्लोराइड यहाँ पर क्या है, ठोस के रूप में नीचे बैठ जाता है। यदि गैस का निर्माण होता है तो तीर का चिन्ह ऊपर देते हैं, और यदि ठोस के रूप में, अपक्षेप के रूप में बनता है कोई चीज, तो हम लोग तीर का चिन्ह नीचे दर्शाएंगे। इस प्रकार से तीर का चिन्ह दर्शाएंगे, यानी कि नीचे पेंदी में न बैठता है बच्चों, पेंदी में बैठता तो नीचे हो जाएगा, और गैस क्या होता है, ऊपर उड़ता है तो ऊपर चिन्ह दिया जाएगा। आगे समझ में। अगला है हमारा रंग परिवर्तन, यानी कि अभिक्रिया के दौरान क्या हो सकता है, पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे बच्चों। CaOH का होल 2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भखड़ा चूना कहते हैं बच्चों, जल्दी से लिख लीजिएगा, आप लोग को क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भखड़ा चूना का सूत्र क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, इसको अनबुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अनबुझा हुआ चूना। 2023 मैट्रिक परीक्षा में आपको पूछा हुआ है कि अनबुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होगा। तो जो अनबुझा हुआ चूना है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक नाम क्या होगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये अभिक्रिया कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसका रंग कैसा है, दूधिया, यानी कि दूध के कलर के जैसा है। उसके बाद जब ये CaOH का होल 2 बहुत ही ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट ही, लेकिन इसका कलर बदल जाता है, श्वेत हो जाता है पूरा का पूरा। यहाँ पर कैसा था, दूधिया कलर था, दूध के कलर का था, लेकिन यहाँ पर कैसा हो गया, श्वेत हो गया। तो ध्यान रखेंगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देंगे तो दूधिया कलर में कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। लेकिन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रवाहित करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का ही निर्माण होगा, लेकिन कलर कैसा होगा, इसका श्वेत होगा। आ गया समझ में। आगे बात करते हैं ताप में परिवर्तन, यानी कि अभिक्रिया के दौरान क्या हो सकती है, ताप में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में कि कैल्शियम ऑक्साइड किसका सूत्र होता है। तो ये होता है आपका अनबुझा हुआ चूना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अनबुझा हुआ चूना। अनबुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं बच्चों कली चूना। क्या बोलते हैं इसको, कली चूना। तो कली चूना का सूत्र क्या होगा, CaO, या फिर इसको अनबुझा हुआ चूना भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि जो हमारा अनबुझा हुआ चूना है, जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, पानी के साथ। जब हम लोग चूना में पानी मिलाते हैं बच्चों, और उस चूने में पानी मिला करके क्या करते हैं, घरों को सफेदी करने के लिए, घरों में पेंट करने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं। मार्केट से चूना का बोरी लाते हैं और उसमें पानी डाल करके मिस्त्री के द्वारा घरों को कलर करते हैं, घरों की रंगाई पुताई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अभिक्रिया होती है, पानी के साथ अभिक्रिया करके बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। और यहाँ पर क्या करता है, उष्मा का उत्सर्जन करता है, हीट का उत्पन्न करता है, उष्मा उत्पन्न करता है। तो हमको पता क्या चला बच्चों, यहाँ पर अभिक्रिया के दौरान उष्मा का उत्सर्जन हुआ, और जिस अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात क्या हो, उष्मा का उत्सर्जन हो, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
यहाँ पर देखो मैंने दिखाया आपको कि जैसे मार्केट से लेके आया हमने चूना और उसमें क्या डाल दिया, पानी, और जब इस बर्तन को आप हाथ लगाएंगे तो आपको गर्म लगेगा। पानी डालने से पहले वो ठंडा था, नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही पानी डाला वहाँ पर अभिक्रिया हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ, CaO और जल के साथ, और आपको क्या हुआ, वहाँ पर उष्मा का उत्पन्न हुआ, उत्सर्जन हुआ, और आप हाथ से टच करेंगे बर्तन को तो आपको क्या लगेगा, गर्म लगेगा, हीट वहाँ पर लगेगा आपको। तो इससे क्या पता चल रहा है कि उष्मा का उत्सर्जन हुआ है। आगे है, जब अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो BaOH का होल 2 इसको अभिक्रिया कराएंगे तो ये दोनों अभिक्रिया नहीं करती है जब तक कि वहाँ पर उष्मा नहीं लाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ रही है। तो हम लोग कहेंगे जब किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती हो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ये अभिक्रिया क्या बना रहा है, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और H2O। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है अमोनिया का सूत्र क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे अमोनिया का सूत्र होता है NH3 अमोनिया का सूत्र होगा, ध्यान रखेंगे बच्चों। आगे है हमारा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था यानी कि स्टेट, अवस्था जैसे सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था, लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था, गैस यानी कि गैसीय अवस्था, ये होता है अवस्था। तो हमारा क्या हो सकता है कि अभिक्रिया के दौरान पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। जो पदार्थ का निर्माण होगा उसका अवस्था पहले वाले पदार्थ की अवस्था से अलग हो सकता है। जैसे मैंने लिया C25H52 यानी कि मोमबत्ती। इस मोमबत्ती को मैंने जलाया, और मोमबत्ती कैसा होता है बच्चों, सॉलिड होता है, ठोस होता है। इसको जलाया, जलाने का मतलब हुआ इसको हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जल यानी कि पानी। हमारा पदार्थ क्या था, सॉलिड था यानी कि ठोस था हमारा मोमबत्ती, और ये जल करके कैसा बना रहा है, गैस और द्रव बना रहा है, लिक्विड बना रहा है, द्रव बना रहा है। तो हमारा अवस्था में परिवर्तन आ गया। तो इससे हमको पता चला कि अभिक्रिया के दौरान पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। आप लोग जल्दी से लिख लेंगे बच्चों, C25H52 जो होता है ये किसका सूत्र होता है, C25H52 ये मोमबत्ती का सूत्र होता है। मोमबत्ती का सूत्र होता है C25H52, और इसको जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, प्रकाश उत्पन्न होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप लोग मोमबत्ती को जलते हुए देखे होंगे, वो क्या करता है, प्रकाश फैलाता है चारों तरफ, और वहां तक आप हाथ लेके जाएंगे बगल में मोमबत्ती के तो आपको हीट यानी कि क्या लगेगा, गर्म लगेगा, आपके हाथ को उष्मा का पता चलेगा आपको, है ना। तो इस प्रकार से अवस्था में परिवर्तन हुआ। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को कहीं पर किसी प्रकार की समझने में दिक्कत नहीं है। जल्दी से एक एक करके नोट डाउन आप लोग करते जाएंगे बच्चों, कहीं पर भी आपको किसी चीज़ को नहीं छोड़ना है। मैं यहाँ पर आप लोग के लिए ये सारा नोट बनाया हूँ, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल में न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने भाई बंधु दोस्त यार जल्दी से सब किसी को शेयर कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए बच्चों। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप लोगों का कंटेंट तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है, इसके लिए तो लाइक बनता है बच्चों, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।